हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ गेम अ लवर गर्ल पार्ट 25 चैप्टर 251 70 करोड़ खर्च चुकी है मैम अब तक। राहेल ही तो नहीं, नीति को अब डर लग रहा था। वह किसी के सामने भी अपना और राहेल का रिश्ता नहीं आने देना चाहती थी। नीति तुरंत वहां से एक सुनसान कोने में गई जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। नीति ने वहां पर जाकर तुरंत राहेल को कॉल किया। लगभग 2 रिंग जाने के बाद ही दूसरी तरफ से राहेल ने कॉल पिक कर लिया। क्या बात है, बड़े दिनों बाद हमारी याद आई। वैसे आज सूरज कहाँ से निकला है जो आपने हमें फोन करने की जहमत उठाई है, वरना तो आपसे हमारे फोन कॉल्स का भी जवाब नहीं दिया जाता। कॉल की दूसरी तरफ से राहेल ने बड़ी खुशी के साथ कहा। नीति का कौन देखते ही राहेल के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। नीति बहुत कम राहुल को खुद से फोन किया करती थी। नीति ने राहील की सारी बातों को इग्नोर कर कहा, मैंने आपसे कहा था ना मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड मत करना और ना ही कभी मेरी जिंदगी में ऐसे आना। नीति की बात सुनकर राहील ने कंफ्यूजन में कहा, पर मैंने क्या किया? क्या आपने उस स्कूल में जहां पर मैं टीचर हूं वहां पर एक 3 करोड़ का डोनेशन दिया है और अब इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। आपके लिए 3 करोड़ को छोटी अमाउंट नहीं होगी, वह बाकी सब के लिए है, नीति ने कहा। नीति की बात सुनकर राहील कंफ्यूज रह गया। पर मैंने कब तुम्हारे स्कूल में डोनेशन दिया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है क्योंकि तुमने मुझे मना किया था। पर अगर तुम ये चाहती हो तो मैं अभी तुम्हारे स्कूल में आकर डोनेशन देने को तैयार हूँ। तुम बस बताओ कितना चाहिए डोनेशन? राहील ने मुस्कुराते हुए कहा। राहील की बात सुनकर नीति हैरान रह गई। उससे तो लगा था ये डोनेशन राहील ने दिया है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर नीति ने तुरंत कॉल कट कर दिया। अगर वह कॉल कट नहीं करती तो जरूर राहेल शुरू हो जाता और फिर जल्दी कॉल कट नहीं कर देता। इसका मतलब है सच में डोनेशन राहील ने नहीं दिया है, नीति ने खुद से ही कहा। दूसरी तरफ अपने ऑफिस के केबिन में खड़ा राहील अपने फोन की तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। क्या नीति ने मेरे मुंह पर कॉल कट कर दिया? राहील ने खुद से ही कहा। आज तक कभी किसी ने राहील के मुंह पर इस तरह फोन कट नहीं किया था। पर अगर मैंने नीति के स्कूल में डोनेशन नहीं दिया तो फिर वह कौन है? राहील ने खुद से ही कहा। उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को कॉल किया और यह पता करने के लिए उसे नीति के स्कूल भेज दिया। प्रिंसिपल से बात करने के बाद आयशा और रुद्राक्षी दोनों ही प्रिंसिपल केबिन से बाहर आ गई। वह दोनों किसी को बताना नहीं चाहती थी कि वह दोनों ही है जिन्होंने इस स्कूल में इन्वेस्ट किया है। बस अब ऐसे ही 10-20 और स्कूल में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने हंसते हुए कहा, तुम भी ना यार, मैंने क्या किया? गलती मेरी नहीं है, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि यह कार्ड रुद्राक्ष ने ही खुद मुझे दिया था और इतना कंपनसेशन तो बनता है। अब नेक्स्ट टाइम से उस छिपकली को गले लगाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अपनी बीवी से पंगा लेंगे तो यही होगा, रुद्राक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में रुद्राक्ष अपने केबिन में बैठकर एक फाइल रीड कर रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और राहील अंदर आ गया। राहील को देखते ही नाम ने अपनी फाइल को बंद किया और फिर कहा, बिना नॉक तुम अंदर कैसे आए? अगर रुद्राक्ष वंसल तुम भूल रहे हो तो तुम भी मेरे ऑफिस में भी तुम कुछ इसी तरह आते हो। राहील ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, क्या आज तुम्हारे ऑफिस में काम नहीं है जो तुम यहाँ आ गए? रुद्राक्ष ने कहा, नहीं, मेरे ऑफिस में भी बहुत सारा काम है। मैं तो बस तुमसे ये पूछने आया था कि तुमने भाभी को ये डोनेशन वाले काम में क्यों लगा दिया? राहील की बात सुनकर रुद्राक्ष ने कंफ्यूजन में कहा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब तुम क्या कह रहे हो? अगर ऐसा नहीं है तो भाभी क्यों सुबह से हर जगह डोनेशन दे रही है? राहील ने भी हैरानी में पूछा। उससे भी जब ये पता चला था कि नीति की स्कूल में डोनेशन देने वाली और कोई नहीं अवनी ही है, और अवनी सिर्फ नीति की स्कूल में नहीं बल्कि और बाकी जगह भी डोनेशन दे रही है, तो ये सुनकर राहील हैरान रह गया। राहील की बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ सोचने लगा। उसने राहील की तरफ देखकर कहा, तुम्हें जो बोलना है साफ साफ बोलो। रुद्राक्ष की बात सुनकर राहील ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी ने अब तक टोटल 3 स्कूलों में डोनेशन दे दिया है और सभी डोनेशन करोड़ों में है। राहील की बात सुनकर रुद्राक्ष की होठों पर मुस्कान आ गई।
अब क्या मैं तुम्हारी इस तरह चुपचाप मुस्कुराने की वजह जान सकता हूँ? राहिल ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। राहिल की बात सुनकर रुद्राक्ष में बिना किसी एक्सप्रेशंस के राहिल की तरफ देखकर कहा, तुम अपना काम करो तो बेहतर रहेगा, वरना जो तुम सबसे छुपा रहे हो वह बाहर लेकर आने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये राहिल के लिए धमकी थी, जो कि वह भी काफी अच्छी तरीके से समझ रहा था। राहिल कुछ भी कहता है इससे पहले ही केबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ। रुद्राक्ष ने जब कमिंग कहा तो आकाश का फाइल लेकर केबिन के अंदर आया। आकाश ने रुद्राक्ष के सामने अपना सर झुकाकर कहा, बॉस मैंने 70 करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड से यूज ले लिए हैं। चैप्टर 252 मेहर जी का आराध्या की फोटो को मेंशन से बाहर निकालना। जब आकाश ने ये फाइल देखी थी तो वह भी हैरान रह गया था। उसे ऐसा लग रहा कहीं सच में रुद्राक्ष के साथ सिर्फ पैसों के लिए ही तो नहीं। आकाश की बात सुनकर रुद्राक्ष ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, इम्प्रेसिव बीवी। वही राहिल खड़ा कंफ्यूजन में ये सब सुन रहा था। राहिल ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, भाभी कर क्या रही है? राहिल की बात सुनकर धैर्य ने ही उसे बताते हुए कहा, लेडी बॉस ने बहुत सी स्कूलों में और अलग अलग गो में डोनेशन दिया है और वह अभी भी यही कर रही है। आकाश की बात सुनकर राहिल एक बार फिर कंफ्यूज हो गया। उसे समझ में नहीं आया आखिर रुद्राक्षी के पास इतने पैसे आए कहां से। राहिल ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मुझे बताओगे चल क्या रहा है? राहिल की बात सुनकर मानिक ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने रुद्राक्षी को अपना ब्लैक कार्ड दिया है क्योंकि वह मुझसे गुस्सा है। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल हस्बैंड की तरह बिहेव करने लगे। लगता है तुमने अवनी को अपनी बीवी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। राहिल ने हंसते हुए कहा। उसके बाद उसने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा, मैंने कहा था ना अवनी बिल्कुल सही लड़की है। तुमने उसे अपना ब्लैक कार्ड तक दे दिया पर उसने सारे पैसों को डोनेशन में यूज करना सही समझा। राहिल की बात सुनकर रुद्राक्ष ने कुछ भी नहीं कहा। ये देखकर राहिल ने एक बार फिर उसे समझाते हुए कहा, यार अगर रुद्राक्षी की जगह कोई और लड़की होती तो उन पैसों को शॉपिंग करने में यूज उसे लेती या फिर अपने लिए कुछ और चीज लेने में, पर रुद्राक्षी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रुद्राक्ष चुपचाप बैठा वहां राहिल की बातें सुन रहा था। वही व्योम रंधावा मेंशन में किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। इसी बात का फायदा उठाकर मेहर जी ने रंधावा मेंशन के बाहर बने उसे आउट हाउस में जितने भी आध्या की फोटोज और निशानी थी जो व्योम में संभाल कर रखी थी, उन सभी को उस जगह से निकाल लिया। जब तक तुम्हारे आसपास आराध्या की यादें रहेंगी तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुझे पता है जब तुम ये सब देखोगे तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। हो सकता है तो मुझसे बात भी ना करो, पर तुम्हारे लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। मैं अब तुम्हें और इस तरह नहीं देख सकती। मेहर जी ने गहरी सांस लेकर कहा। कुछ ही पलों में मेहर जी ने उस आउट हाउस में मौजूद जितनी भी आराध्या की फोटोज थी उन सबको निकाल दिया। हम ये भी कह सकते हैं उस पूरे आउट हाउस को मेहर जी ने आराध्या की यादों से बाहर निकाल दिया था। व्योम अपनी कार ड्राइव कर रहा था। उसके दिमाग में बार बार आयशा का चेहरा आ रहा था। व्योम ने अपने सर को झटकते हुए कहा, ये कल से मैं मिस डॉक्टर को क्यों याद कर रहा हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर कल वह अचानक से ऐसे कार से क्यों निकल गई और कल की बात तो वह अभी तक मुझे दिखी भी नहीं। व्योम आयशा के बारे में ही सोच रहा था, पर वह ऐसा क्यों कर रहा था ये बात तो व्योम खुद भी नहीं जानता था। तभी व्योम ने अपनी कार ट्रैफिक सिग्नल पर रोक। तभी व्योम की नज़र एक कपल पर पड़ी जो फुटपाथ पर खड़े थे। लड़की ने लड़के का कॉलर पकड़ रखा था। ये देखकर व्योम के मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। उसे अपनी और आयशा की पहली मुलाकात याद आ गई जिसमें आयशा कुछ इसी तरह उसे पर गुस्सा कर रही थी। पागल एंग्री बर्ड, व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा और रुद्राक्षी स्कूल के कॉरिडोर से बाहर की तरफ जा ही रही थी कि तभी सामने से आई नीति जिसके हाथ में जूस का कैन था उससे अपनी टकरा गई। उन दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ नहीं था, इसलिए नीति के हाथ में मौजूद जूस का कैनन सारा रुद्राक्षी के कपड़ों पर गिर गया। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, वह मेरा ध्यान नहीं था, नीति ने घबराते हुए रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्षी ने अपने कपड़ों की तरफ देखा और फिर नीति की तरफ। कोई बात नहीं, गलती मेरी भी है, मैं भी सामने देखकर नहीं चल रही थी, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी नीति को कुछ कहना नहीं चाहती थी। एक तो नीति के कोई गलती भी नहीं थी, ऊपर से नीति के चेहरे को देखकर ही रुद्राक्षी की होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। नीति का चेहरा काफी क्यूट था।
नीति आगे बढ़कर रुद्राक्षी की ड्रेस को साफ करने लगी। रुद्राक्षी भी अपने हाथों से ड्रेस को साफ कर रही थी। उसकी ड्रेस पर बहुत सारा जूस गिर गया था। आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा, मेरी वजह से आपके कपड़े खराब हो गए, नीति ने बहुत दुखी आवाज में कहा। नीति की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, गलती मेरी भी है, अगर मैं ध्यान से चलती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, अभी सॉरी बोलना बंद करो। नीति के चेहरे पर घबराहट और गिल्ट दोनों साफ देखा जा सकता था, जिसे देखकर आयशा ने हंसते हुए कहा, अरे तुम इतना ज्यादा क्यों घबरा रही हो, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट ही तो था, अगर तुम इतनी सी बात पर इतना घबराओगी तो कैसे चलेगा। आयशा की बात सुनकर नीति ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो, आप प्लीज मेरे साथ आए, मेरे पास कपड़े हैं, मैं वह आपको दे देती हूँ, आप चेंज कर लीजिए, इन कपड़ों में तो आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। नीति की बात सुनकर रुद्राक्षी ने ध्यान से अपने कपड़ों की तरफ देखा। सच में उसके कपड़े पूरे खराब हो चुके थे और वह इनमें बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकती थी। ऊपर से नीति के चेहरे को देखकर रुद्राक्षी समझ गई कि नीति को काफी बुरा लग रहा है, इसी वजह से वह उसकी मदद करना चाहती है। ठीक है, रुद्राक्षी ने नीति की तरफ देखते हुए कहा। उसके बाद नीति मुस्कुराए और रुद्राक्षी आयशा को लेकर वहां से जाने लगी। नीति रुद्राक्षी को लेकर स्टाफ रूम में गई। स्टाफ रूम के पास ही एक वॉशरूम भी था जो अक्सर टीचर्स के शिफ्टिंग के लिए बनाया गया था। स्टाफ रूम में इस वक्त कोई भी टीचर मौजूद नहीं था। नीति ने अपने लॉकर में से एक सूट निकालकर रुद्राक्षी की तरफ उससे बढ़ाते हुए कहा, अभी तो मेरे पास सिर्फ ये सूट ही है, वह मैं सिर्फ सूट पहनती हूं ना, इसलिए। नीति की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए सूट की तरफ देखा और फिर कहा, ये सूट बहुत खूबसूरत है और मुझे भी सूट पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्राक्षी की बात सुनकर नीति के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने रुद्राक्षी को वॉशरूम के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप वहां पर चेंज कर सकती है। रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, उसके बाद वह सूट लेकर बाथरूम के अंदर चली गई। चैप्टर 253 आयशा की गाड़ी खराब होना और व्योम का लेने आना। रुद्राक्षी के जाने के बाद आयशा ने नीति की तरफ देखकर कहा, एक बात बताओ, क्या तुम हमेशा ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर इतना घबरा जाती हो। आयशा की बात सुनकर नीति ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, पर अगर मेरी वजह से किसी और को तकलीफ हो तो वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। नीति की बात सुनकर आयशा ने प्यार से नीति के गालों को खींचते हुए कहा, सच में तुम बहुत क्यूट हो, मैंने कभी किसी को इतना इनोसेंट नहीं देखा। आयशा की बात सुनकर नीति ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छे तो आप दोनों भी हैं, वरना अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद कोई बड़ा सीन क्रिएट करता। ये कहते हुए नीति के दिमाग में एक इंसिडेंट आ गया जिसमें एक लड़की नीति पर बुरी तरह चिल्ला रही थी। लगता है तुम्हारे साथ पहले कभी कुछ ऐसा हुआ है, आयशा ने नीति की तरफ देखते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर नीति ने बात बदलते हुए कहा, ये सब जाने दीजिए, जो हो गया वो तो हो गया, वैसे आप यहाँ स्कूल में क्या आप किसी का एडमिशन करवाने आए हैं। नहीं, वह मेरी दोस्त को स्कूल में डोनेशन देना था, बस इसीलिए, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर नीति ने हैरानी में कहा, तो इसका मतलब है आज जो डोनेशन आया है वह आप लोगों ने दिया है। नीति की बात सुनकर आयशा ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। थैंक यू सो मच हमारे स्कूल को डोनेशन देने के लिए, अब आपकी वजह से स्टूडेंट की स्टडी और भी अच्छे तरीके से हो पाएगी। नीति की बात सुनकर आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। तभी रुद्राक्षी भी वहां आ गई। अवनी पर वह सूट बहुत खूबसूरत लग रहा था। वह सूट स्काई ब्लू कलर का था जिसका दुपट्टा सिल्वर कलर के बॉर्डर से बना हुआ था। रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए नीति ने कहा, ये कलर आपके ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, अगर तुम हमेशा इंडियन पहनेगी तो बहुत औसम लगेगी, मेरा मन कर रहा है अभी तुझे प्रपोज कर दूं, आयशा ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे प्रपोज कर दोगी फिर उनका क्या होगा। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा का मुंह बन गया। लगता है आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, नीति ने रुद्राक्षी और आयशा की तरफ देखते हुए कहा। नीति की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चुड़ैल कब मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई, मुझे तो पता ही नहीं चला, और अभी मेरा पीछा भी नहीं छोड़ रही, वह तो अगले 7 जन्मों तक मैं नहीं छोड़ने वाली। आयशा ने रुद्राक्षी के ऊपर कूदते हुए कहा। रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। वहीं नीति उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। थैंक यू नीति यह सूट देने के लिए, वैसे क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो, रुद्राक्षी ने कहा।
वह किस लिए? नीति ने कहा। नीति की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये सूट मैंने लिया है, इसीलिए मैं इसके बदले तुम्हें ऐसा ही सूट लाकर वापस दे दूंगी। रुद्राक्षी की बात सुनकर नीति ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी वजह ही से ही तो आखिर आपके कपड़े खराब हुए थे। हाँ, पर कपड़े सिर्फ खराब हुई है, वह वापस साफ भी हो सकते हैं, प्लीज मुझे अपना नंबर दे दो, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर नीति ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद नीति ने अपना नंबर रुद्राक्षी को दे दिया। आयशा और रुद्राक्षी नीति को बाय बोलकर वहां से चली गई। बाहर आते हुई आयशा ने कहा, ये कितनी प्यारी थी ना। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ सच में बहुत क्यूट थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। क्या बात है, आज रुद्राक्षी शर्मा को भी कोई पसंद आया है, वरना तुमको तो सिर्फ मैं ही अच्छी लगती हूँ ना। ये कहते हुए आयशा हंसने लगी। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी भी मुस्कुरा दी। तभी रुद्राक्षी के फोन में एक मैसेज आया, जिसे देखकर रुद्राक्षी ने कहा, आयशा अभी मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना होगा, तुम अपनी कार लेकर चली जाना। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद रुद्राक्षी जल्दबाजी में स्कूल से निकल गई। उसके ऑफिस में उसका एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट आया था, जिसका कैसे बहुत डेलिकेट था। ऐसा भी अपनी कार लेकर वहां से चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद ही आयशा की कार का टायर पंचर हो गया, जिसे देखकर आयशा ने अपने सर पर हाथ फेरते हुआ कहा, इसे भी यही पंचर होना था। आयशा ने अपने आसपास देखा तो वह थोड़ा सुनसान इलाका था। यही सोचकर आयशा ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। हेलो प्रशांत अंकल, क्या आप मुझे लेने के लिए शिव जी के मंदिर के पीछे वाली रोड पर आ सकते हैं? वही यहाँ पर मेरी कार पंचर हो गई है, आयशा ने कहा। हम अभी आते हैं बिटिया, प्रशांत जी ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। आयशा वही खड़ी प्रशांत जी का इंतजार करने लगी। प्रशांत कोई और नहीं, रंधावा परिवार का एक ड्राइवर था, जिसे बचपन से आयशा बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। बचपन से प्रशांत ही थे जो हमेशा आयशा को रंधावा मेंशन से उसके घर छोड़कर आते थे, इसलिए आयशा प्रशांत को अंकल बुलाया करती थी। लगभग 15 मिनट बाद ही आयशा के सामने एक कार आकर रुकी। उस कार को देखकर आयशा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ड्राइविंग सीट का शीशा नीचे कर ड्राइवर ने कहा, आयशा बिटिया आप अंदर बैठ जाए। थैंक यू अंकल, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद पीछे वाली सीट का दरवाजा खोला, सीट पर बैठ गई। आयशा ने जब कार का दरवाजा बंद कर अपनी साइड में देखा तो हैरान रह गई। साइड में व्योम बैठा था। आयशा को लगा नहीं था कि प्रशांत के साथ व्योम भी आने वाला है। आप यहाँ आए, आयशा ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर व्योम ने कहा, प्रशांत अंकल मेरे साथ ही थे, व्योम ने कहा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने वापस दरवाजा खोलते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, आप शायद बिजी होंगे और आपको कहीं जाना होगा, मैं कैब लेकर चली जाऊंगी। यह कहते ही जैसे ही आयशा दरवाजा खोलती उससे पहले ही वह व्योम ने आयशा का हाथ पकड़ लिया। मैं बिजी नहीं हूं, ना ही मुझे कहीं जाना है, व्योम ने कहा। शिवम की बात सुनकर आयशा ने कुछ भी नहीं कहा और फिर चुपचाप कार में बैठी रही। वह व्योम से खुद चलाकर कोई बात नहीं कर रही थी। यही बात व्योम को बेचैन कर रही थी, वरना आयशा हमेशा ही उसका दिमाग खाती रहती थी। क्या कुछ गलत है? व्योम ने आयशा की तरफ देखते हुए पूछा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने अपने अपने कंधों को उचकाते हुए कहा, क्या गलत है? मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई बीमारी है, जो तुम बार बार अपना बिहेवियर चेंज करती रहती हो। जब हम पहली बार मिले थे तब तुम मुझ पर गुस्सा कर रही थी, जब हम दूसरी बार मिले तब तुम बहुत ऑकवर्ड बिहेव कर रही थी और फिर ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मैं तुम्हारा दोस्त है, और अचानक से तुम बिल्कुल साइलेंट हो गई और मुझसे दूर भगाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम कोई गिरगिट हो जो बार बार अपना रंग बदलती रहती हो? व्योम ने आयशा से कहा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने अपनी गर्दन ना में महिलाते हुए कहा, मैं कोई गिरगिट नहीं हूं, वह तो बस ऐसे ही। तुम्हें समझना इतना मुश्किल क्यों है? व्योम ने आयशा की आंखों में देखते हुए कहा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने व्योम के चेहरे की तरफ देखा और उसके आंखों में खोए हुए कहा, अगर समझना चाहो तो आपके लिए पूरे सुलझे हुए हैं। क्या सच में? व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा। व्योम की बात सुनकर आयशा को होश आया। उसने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए अपनी नजरें इधर उधर फेर ली। उसे खुद समझ नहीं आता था, जब भी वह व्योम की तरफ देखती थी वह किस दुनिया में चली जाती थी। हो सकता है मैंने तुम्हें अपनी किसी बात से हट किया हो, शायद अपने दर्द में मैं बहुत से लोगों को हट कर देता हूं ना चाहते हुए भी, व्योम ने कहा।
व्योम की बात सुनकर आयशा ने व्योम की तरफ देखकर कहा, क्या किसी की यादों में इस तरह खो जाना बिल्कुल सही है कि हमें कोई और दिखे ही ना? यादें अच्छी होती है जो जिंदगी भर साथ रहती है, पर होती तो वही यादें ही हैं ना उनके लिए। अगर हम अपने आज में मौजूद लोगों को नजरअंदाज करें तो क्या वह गलत नहीं है? आयशा की बात सुनकर व्योम ने आयशा की तरफ देखा, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसके पास सच में आयशा की बात का जवाब नहीं था। ये सच था कि अपने दर्द के चक्कर में व्योम ने पता नहीं कितने ही लोगों को नजरअंदाज किया था। उसने अपनी फैमिली, फ्रेंड, सबको एक तरीके से खुद से दूर कर दिया था। आयशा ने भी फिर आगे कुछ नहीं कहा। उस कार में सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में किसी ने भी कुछ नहीं कहा। रंधावा मैंशन आने के बाद व्योम और आयशा कार से बाहर आए। आयशा रंधावा मैंशन के अंदर जाती इससे पहले ही व्योम ने पीछे से कहा, मैं कोशिश करूंगा। व्योम की आवाज सुनकर आयशा ने पीछे व्योम की तरफ देखा। व्योम ने अपनी बात को आगे पूरा करते हुए कहा, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करने की और अपनी यादों को अपनी यादें रखने की, पर इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक दोस्त की तरफ। चैप्टर 254 व्योम का पागलपन। आई सेड गेट आउट। व्योम की बात सुनकर आयशा हल्के से मुस्कुरा दी। मैं जरूर करूंगी मदद, पर शायद आपको मेरी मदद करने का तरीका पसंद ना आए, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर व्योम मुस्कुरा दिया। मेरी कुछ करने से आपको गुस्सा तो नहीं आएगा ना? आयशा ने पूछा। आयशा की बात सुनकर व्योम ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। तभी आयशा का ध्यान उससे आउट हाउस में गया जहां व्योम आराध्या की सारी यादों को संभाल कर रखा करता है। वहां पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है ना? आयशा ने उस आउट हाउस की तरफ देखते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर व्योम ने भी उस दिशा में देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कोई वहां किसी भी चीज से छेड़खानी करे, मतलब जाने देने की इजाजत है। और आपने अभी कहा कि आप अपनी यादों को यादें बनकर ही रखेंगे, तो क्या मैं वहां जा सकती हूं? आयशा ने व्योम से पूछा। आयशा की बात सुनकर व्योम ने कुछ सोचा और फिर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई कहते हुए, तुम चलो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। ये कहकर व्योम वहां से चले गए। उसके बाद आयशा भी उसे आउट हाउस की ओर बढ़ी। उससे आउट हाउस के अंदर कदम रखने से पहले आयशा ने अपनी आंखें बंद की। यह उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वह जिससे इतना प्यार करती है उसके पहले प्यार को देखना। आयशा ने फिर अपनी आंखें खोली और आउट हाउस के अंदर चली गई, पर वहां पर किसी की तस्वीर या किसी लड़की का सामान दिखाई नहीं दिया। इसे देखकर आयशा कंफ्यूज हो गई। आयशा ने फिर बेडरूम में भी जाकर देखा, पर वहां पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। यह आउट हाउस इतना खाली क्यों है? व्योम ने तो कहा था यहाँ पर आराध्या की सारी यादें हैं, पर मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आयशा ने खुद से ही कहा। तभी आयशा के फोन पर एक कॉल आए और आयशा ने कॉल पिक कर कहा, हेलो। कॉल की दूसरी ओर आयशा के अस्पताल का एक स्टाफ था, जिसने कहा, आयशा, मैं या डॉक्टर वर्धन मेडिसिन को बाहर फेंकने से मना कर रहे हैं। मैंने कहा ना, एक एक चीज को बाहर फेंक दो। अगर मुझे इनमें से कोई भी चीज दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर एक सामान को ढूंढ के निकालो और बाहर ले जाकर जला दो, आयशा ने कॉल पर थोड़ी तेज आवाज में कहा। पर मैम, अगर डॉक्टर वर्धन ने हमें रोका तो? उस स्टाफ ने थोड़ा घबराते हुए कहा। उस स्टाफ की बात सुनकर आयशा ने कहा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, सब कुछ मैं अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। मुझे भी वह इंसान अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। व्योम वही आयशा की यह सारी बातें सुन रहा था, जो कि बाहर आउट हाउस के हॉल की खिड़की के पास ही खड़ा था। आयशा का गुस्सा और उसकी बातें सुनकर व्योम कंफ्यूज हो गया। आयशा किस चीज को बाहर फेंकने और जलाने की बात कर रही थी और कौन उसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए, यह व्योम ने सोचा। इतना गुस्सा क्यों आता है इसे? व्योम ने कहा और वह आगे बढ़ने के लिए तैयार था, इससे पहले कि उसके फोन पर एक कॉल आया और वह कॉल पर बात करने लगा। 5 मिनट बाद कॉल पर बात खत्म होने के बाद व्योम आउट हाउस के दरवाजे की तरफ आया। तभी उसका ध्यान बजाज मैंशन के दूसरी साइड देख रहे धुएं पर गया। व्योम ने उस धुएं को देखते हुए कुछ समझ नहीं आया। व्योम फिर आउट हाउस के अंदर चला गया। जैसे ही आउट हाउस के अंदर कदम रखा, उसके पैर वहीं जम से गए। उसे पूरे हॉल में आराध्या की एक भी तस्वीर नहीं मिली। व्योम ने तो इस पूरे हॉल को आराध्या की तस्वीरों से भर रखा था। हर जगह आराध्या की ही फोटो फ्रेम्स मौजूद थी, पर अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यही सब देखकर व्योम बिल्कुल हक्का बक्का रह गया।
तभी आयशा की नज़र भी व्योम पर पड़ी। आयशा ने व्योम की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, व्योम मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आयशा की बात सुनकर व्योम ने जलती हुई नज़रों से आयशा की तरफ देखा और फिर हॉल से भागते हुए अपने बेडरूम में गया। वहां पर उसने आराध्या के सामान को संभाल कर रखा था जो आराध्या यूज करती थी। व्योम भागते हुए हर जगह आराध्या की चीजों को और अपनी यादों को ढूंढ रहा था, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो देखकर व्योम की आंखों में डर दिखने लगा। वह मानो पागल हो रहा था। आयशा भी व्योम को इस तरह देखकर डर गई थी, क्योंकि व्योम किसी पागल इंसान की तरह हर चीज को इधर उधर फेंक रहा था और आराध्या की फोटो को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी आराध्या की यादें मेरे पास ही थी, वह ऐसे कैसे गायब हो सकती है। व्योम ने पूरे घर में सामान इधर उधर फेंकते हुए कहा। वह आराध्या की सामान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। आयशा भी ये देखकर हैरान थी, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। व्योम तुम शांत हो जाओ। आयशा ने व्योम के पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश की। तभी व्योम ने आयशा के कंधों को पकड़ और उसे झिंझोड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी आराध्या की यादों के साथ खेलने की? तुमने उन्हें जलाने को कहा ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। व्योम तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो इससे आगे आयशा कुछ कहने वाली थी, पर व्योम ने उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम खूनी हो, तुमने मेरी यादों और मेरी फीलिंग्स का मजाक बना दिया है। मैंने तुम्हें दोस्त समझा था और तुमने मेरे साथ ये किया। व्योम ने जोर से एक वास दीवार पर मारा, जिससे वास की कांच के टुकड़े चारों ओर फैल गए थे। आयशा ने अपनी कानों पर हाथ रख लिए। व्योम काफी ज्यादा गुस्से में था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे आराध्या को किसी ने उससे दूर कर दिया हो। व्योम की आंखों में आंसू थे और यह सद्गुरु उसे बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू थे। आराध्या, व्योम ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। आयशा इस वक्त व्योम को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए आयशा व्योम के पास गई। व्योम प्लीज खुद को संभालो, आयशा ने धीरे से कहा। दूर हो जाओ तुम मुझसे, मुझे तुम जैसी घटिया लड़की की शक्ल तक देखना पसंद नहीं है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था तुम किस तरह की इंसान हो। तुम्हारी जैसी लड़कियां लोगों की फीलिंग्स का मजाक ही बना सकती है। व्योम ने कहा। आज उसकी बातों में आयशा के लिए जहर घुला हुआ था। तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है, तुम्हें तो सिर्फ मजाक ही करना आता है ना। मुझे कभी तुम पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। आज के बाद कभी तुम मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। व्योम ने अपनी लाल हो चुकी आंखों से आयशा की तरफ देखते हुए कहा। व्योम की यह बातें आयशा की दिल में किसी कांच की तरह चुभ रही थी। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे और व्योम की हर एक बात आयशा को एक मौत दे रही थी। क्या सच में आयशा को नहीं पता था प्यार क्या होता है? आई सेड गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ, व्योम ने गुस्से में टेबल पर किक मारते हुए कहा। व्योम का गुस्सा और उसकी बातें सुनकर आयशा भी भागते हुए आउट हाउस से निकल गई। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस तरह नहीं टूटी थी, न ही कभी इस तरह रोई थी जैसे वह आज रो रही थी। आयशा रोती हुई भागकर बजाज मैंशन के पार्किंग एरिया में गई। उसे रोते हुए देखकर हर कोई चौंक गया और बजाज मैंशन की सर्वेंट भी आयशा को इस तरह जाते हुए देख लिया था। व्योम की आवाज भी आउट हाउस से बाहर तक सुनाई दे रही थी। आयशा भागते हुए अपनी कार में जाकर बैठ गई। आयशा ने अपने आंखों से बह रहे आंसू को रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। आज अगर वह चाहती तब भी उसके आंसू नहीं रुकने वाले थे। क्या सच में आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? क्या मैं इतनी घटिया लगती हूँ आपको? व्योम, आयशा ने रोते हुए कहा। आज आयशा को व्योम की हर एक बात बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। आप यही चाहते हैं ना मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं? तो मैं चली जाऊंगी और फिर कभी आपके सामने नहीं आऊंगी, आयशा ने कहा। वही व्योम हॉल में जमीन पर बैठ गया। वह बिल्कुल सुनसा हो गया था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह इन कुछ सालों में सिर्फ आराध्या की यादों को साथ ही तो जी रहा था। आराध्या की यादों के जाने के बाद व्योम को ऐसा लग रहा जैसे उसके अंदर भी जान ना बची हो, वह बेजान से हो गया है। उसे तो पता भी नहीं चला कब आयशा वहां से चली गई, वह तो अपनी किसी और ही दुनिया में खो चुका था। चैप्टर 255 रुद्राक्षी। रुद्राक्ष की बातें सुना और घर छोड़कर जाना। आयशा अपनी कार लेकर तुरंत रंधावा मैंशन से निकाल के उसका थोड़ी देर और वहां रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था। व्योम को तो पता भी नहीं था आयशा उसकी जिंदगी और रंधावा मैंशन दोनों से ही बाहर निकल चुकी है।
दूसरी तरफ रुद्राक्ष विला पहुंची। रुद्राक्षी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने तो सोच लिया था कि वह आज रुद्राक्ष को काफी परेशान करेगी, वह इतनी आसानी से रुद्राक्ष को छोड़ेगी नहीं। रुद्राक्षी ने आज रुद्राक्ष के कार्ड से इतने सारे पैसे यूज किए हैं, चाहे वह डोनेशन के लिए ही सही, फिर भी यूज तो वह रुद्राक्षी ने ही लिए हैं ना। यही सोचकर रुद्राक्षी ने डिसाइड किया था कि वह रुद्राक्ष को एक वार्निंग देकर छोड़ देगी, ताकि वह फिर कभी जिज्ञासा से चिपकने की कोशिश ना करे। रुद्राक्षी अपने बेडरूम में गई। उसने अपना पर्स वहां पर रखा और फिर चारों तरफ रुद्राक्ष को ढूंढने लगी, पर उसे रुद्राक्ष कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। ये देख रुद्राक्षी वापस नीचे हॉल में आई। हॉल में ही रुद्राक्षी को बटलर मिल गया। रुद्राक्ष कहाँ पर है? रुद्राक्षी ने बटलर से पूछा। रुद्राक्षी की बात सुनकर बटलर ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा, मैम रुद्राक्ष सर स्टडी रूम में है। बटलर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन मुस्कुराते हुए हाँ में हिलाए और फिर सीधे स्टडी रूम की तरफ चली गई। रुद्राक्षी स्टडी रूम के दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि उससे अंदर से रुद्राक्ष की किसी से बात करने की आवाज आने लगी, इसलिए रुद्राक्षी वही दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। मैंने कहा था ना, वह कैसी लड़की ही है और इस शादी का कोई मतलब नहीं है। इस शादी से जितनी जल्दी बाहर आया जा सकता है उतना ही बेहतर होगा, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्षी ध्यान से वहां पर खड़ी रुद्राक्ष की बातें सुन रही थी। राहील, तुम चाहे कुछ भी कहो पर वह पैसों पर ही मरती है और इसका एग्जाम्पल तो तुमने भी आज देख ही लिया ना। इसलिए ही मैंने आज वह सब किया था ताकि मुझे उसका असली रूप पता चल जाए। लड़कियां पैसों के लिए खुद को बेचने के लिए लोगों के साथ सोने तक तैयार हो जाती है। उनके लिए पैसा ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए तो वह प्यार का दिखावा कर रही है, रुद्राक्ष ने कॉल पर कहा। रुद्राक्ष की पीठ रुद्राक्षी की तरफ थी, इसलिए उसे रुद्राक्षी दिखाई ही नहीं दी। वही रुद्राक्षी दरवाजे के पास खड़ी रहकर रुद्राक्ष की सारी बातें सुन रही थी। रुद्राक्षी को राहील की बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, पर उसे रुद्राक्ष के सारी बातों के साथ सुनाई दे रही थी। रुद्राक्ष की बातें सुनकर रुद्राक्षी, जो अपने पूर्ण जन्म बाद के मरने के बाद अभी तक नहीं रोई थी, आज उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तो सच में रुद्राक्ष से प्यार करती थी, पर क्या रुद्राक्ष उसके लिए ऐसी सोच रखता था? क्या रुद्राक्ष को ये लगता था रुद्राक्षी किसी के भी साथ सो सकती है, वो भी सिर्फ पैसों के लिए? रुद्राक्षी उसके पास सिर्फ पैसों के लिए और उसके साथ प्यार का दिखावा कर रही है। मैं जल्द से जल्द कुछ करता हूं ताकि उससे पीछा छुड़वाया जा सके। मैं अब और उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्षी ने अपने मुंह पर हाथ रखा था ताकि उसके मुंह से कोई भी आवाज ना निकले। रुद्राक्षी समझ गई रुद्राक्ष उसकी ही बात कर रहा है। रुद्राक्षी ने अपनी आंसू भरी आंखों से रुद्राक्ष की तरफ देखा और फिर वहां से चली गई। रूम में आने के बाद रुद्राक्षी ने अपने पर्स में रखे उस ब्लैक कार्ड को निकाला और उसे साइड में टेबल पर रख दिया। रुद्राक्षी की आंखों में अभी भी आंसू थे। वह खुद को नहीं रोने के लिए कितना कंट्रोल कर रही थी, पर उससे हो ही नहीं रहा था। रुद्राक्षी, तुम रो क्यों रही हो? इतनी छोटी छोटी बातों पर कौन रोता है? क्या हुआ? अगर तेरा प्यार तेरे बारे में ये सोचता है कि मैं पैसे के लिए किसी के साथ भी सो सकती हूँ, किसी के भी इस तरह की बातें कहने से तुम वैसे ही तो नहीं बन जाओगी ना। तुम रुद्राक्षी शर्मा हो, कोई तुमको इफेक्ट नहीं कर सकता है, रुद्राक्षी ने खुद से ही कहा। रुद्राक्षी खुद की बातों से खुद को हिम्मत देने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वह नाकामयाब हो रही थी। उसके आंसू अभी भी उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। अपने आंसुओं से परेशान होकर रुद्राक्षी बेड पर बैठ गई। उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से कवर कर लिया। शांत हो जाओ तुम अब और नहीं रोओगी। मुझे रुद्राक्ष से बात ही नहीं करनी, ना ही उसे देखना है, रुद्राक्षी ने कहा और फिर तुरंत अपना पर्स लेकर बेडरूम से निकल गई। रुद्राक्षी ने कार की चाबी नहीं ली, वह बिना कार के ही रुद्राक्ष के विला के दरवाजे के पास गई। रुद्राक्षी को देखते ही बॉडीगार्ड्स ने दरवाजा खोल दिया, पर वह लोग भी ये देखकर हैरान हुए कि रुद्राक्षी नहीं बिना किसी कार की विला से बाहर जा रही थी, क्योंकि विला के थोड़ी दूरी तक कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था। रुद्राक्षी पैदल ही वहां से जाने लगी। उसने अपने लिए एक टैक्सी बुक कर ली थी जो थोड़ी देर में ही वहां पर आने वाली थी। रुद्राक्षी रुद्राक्ष की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। रुद्राक्ष की बातें आज रुद्राक्षी को बहुत चुभ रही थी। रुद्राक्षी कैसी भी क्यों ना हो, पर उसने हमेशा रुद्राक्ष से सच्चा प्यार किया था। दुनिया के लिए रुद्राक्षी ने चाहे कितने ही गलत काम किए हो, पर उसने रुद्राक्ष के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा था। राहील से बात करने के बाद रुद्राक्ष नीचे आया। उसने अपनी घड़ी में देखा तो इस वक्त लगभग शाम के 6 बजे रहे थे।
रुद्राक्षी इस टाइम पर हमेशा ऑफिस से आ जाया करती थी। यही सोचकर रुद्राक्ष को थोड़ा अजीब लगा। रुद्राक्ष बेडरूम में बात लेने के लिए चला गया। बात लेने के बाद रुद्राक्ष जब बाहर आया तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़े उसे ब्लैक कार्ड पर पड़ी। उस ब्लैक कार्ड को देखकर रुद्राक्ष हैरान रह गया। क्या रुद्राक्षी आ गई है? रुद्राक्ष ने उस ब्लैक कार्ड की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि यह कार्ड तो रुद्राक्षी के पास था। रुद्राक्ष ने पूरे रूम और बालकनी में देखा पर उसे रुद्राक्षी कहां पर भी दिखाई नहीं दी। रुद्राक्ष ने अपने कपड़े चेंज किया और फिर सीढ़ी नीचे चला गया। उसे लगा हो सकता है रुद्राक्षी नीचे हॉल में होगी। रुद्राक्ष नीचे हॉल में आया पर उसे रुद्राक्षी वहां पर भी कहीं दिखाई मिलेगी, ये देखकर मन कंफ्यूज हो गया। इसीलिए रुद्राक्ष ने बटलर को रोककर पूछा, रुद्राक्षी कहां पर है? रुद्राक्ष का सवाल सुनकर बटलर ने कहा, सर मैम तो अभी थोड़ी देर पहले ही विला से बाहर चली गई। बटलर की बात सुनकर रुद्राक्ष हैरान रह गया। रुद्राक्षी नहीं चली भी गई, वह भी इतनी जल्दी पर कहां? रुद्राक्ष ने कहा। चैप्टर 256 आयशा की डायरी। थप्पड़ व्योम को गिल्टी फील होना। इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता सर, बटलर ने कहा। रुद्राक्ष वहीं खड़ा कुछ सोचने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था रुद्राक्षी ऐसे कहाँ जा सकती है। उसी जगह पर लगातार 3 घंटे बैठने के बाद व्योम अपनी जगह से खड़ा हुआ और रंधावा मेंशन की तरफ चला गया। वही हॉल में ही मेहर जी बड़ी खुशी के साथ बैठी थी। उनके चेहरे को देखकर ही कोई भी बता सकता था कि वह कितनी खुश है। उनके होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी और हाथों में एक डायरी जिसे वह बार बार देखे जा रही थी। तभी मेहर जी के सामने से घर का बटलर गुजरा, जिसे देखकर मेहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जल्दी से आयशा को मेरे पास आने को कहिए। मेहर जी की बात सुनकर बटलर कुछ देर तक शांत रहा। उसने फिर मेहर जी से कहा, मैम आयशा मैम तो अभी कुछ घंटे पहले ही घर से रोते हुए बाहर गई है। क्या आयशा रोते हुई घर से बाहर गई है? पर क्यों? मेहर जी ने हैरानी में कहा। मेहर जी के बात सुनकर बटलर ने हिचकिचाते हुए कहा, आयशा मैम और व्योम सर के साथ घर आई थी, उसके बाद वह आउट हाउस में गए। वहां पता नहीं क्या हुआ जो आयशा मैम रोते हुए बाहर आए और कार लेकर मेंशन से चली गई। बटलर की बात सुनकर मेहर की पूरी तरह हैरान थी। व्योम आउट हाउस में गया, इसका मतलब है उसने देख लिया। मैंने आराध्या की सारी यादों को बाहर फेंक दिया है। मेहर जी ने धीरे से कहा। व्योम कहां पर है? मेहर जी ने पूछा। मेहर जी की बात सुनकर बटलर ने कहा, व्योम सर तो अभी तक आउट हाउस से बाहर नहीं आए हैं। ओके, मेहर जी ने बटलर को वहां से जाने को कहा। मेहर जी वहीं खड़ी कुछ सोचने लगी। उन्होंने सोचा उन्हें जाकर व्योम से बात करनी चाहिए। वह जैसे ही अपनी जगह से हिलती उनका ध्यान दरवाजे की तरफ गया जहां से वह व्योम आ रहा था। व्योम की हालत बहुत खराब थी। व्योम ऐसे चल रहा था जैसे उसके अंदर जान ही ना हो, उसे किसी चीज से मानो फर्क ही ना पड़ रहा हो। व्योम, मेहर जी ने कहा। पर व्योम को जैसे मेहर जी की आवाज सुनाई ही ना दी, वह वैसे ही चला जा रहा था। व्योम, मुझे तुमसे बात करनी है, मेहर जी ने एक बार फिर कहा। इस बार भी व्योम का जवाब नहीं आता देखकर मेहर जी सीधे व्योम के सामने जाकर खड़ी हो गई। व्योम, क्या हो गया है तुम्हें? मैं कब से तुम्हें आवाज दिए जा रही हूं और तुम्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, मेहर जी ने थोड़े गुस्से में कहा। मेहर जी की बात सुनकर व्योम ने अपनी नजर ऊपर कर मेहर जी की तरफ देखा। कहा, क्या आपने कुछ कहा मॉम? व्योम ने कहा। व्योम की बात सुनकर मेहर जी हैरान थी। उन्होंने थोड़े गुस्से में कहा, क्या तुम्हें पता है आयशा क्यों घर से रोते हुए बाहर गई है? तुम्हारे और आयशा के बीच में क्या कुछ हुआ है? क्या तुम लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था? आयशा का नाम सुनते ही एक बार फिर व्योम के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में मेहर जी से कहा, नाम मत लीजिए आप उसका मेरे सामने, और अच्छा हुआ वह चली गई। मैं तो चाहता हूं फिर वह कभी यहां आए ही ना। व्योम की बात सुनकर मेहर जी की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने शौकन भरे एक्सप्रेशन के साथ कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? आयशा के लिए तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम जानते भी हो आयशा कैसी लड़की है। हाँ, इतने दिनों तक नहीं जानता था पर अब बहुत अच्छे तरीके से जान गया हूँ। और आप भी मोम आयशा को वापस यहाँ आने के लिए नहीं कहेंगी? मैंने ही उसे यहाँ से जाने के लिए कहा था। व्योम ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। उसके अंदर अभी भी जहर खुला हुआ था। उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा कि आयशा ने ही आराध्या की तस्वीरों को बाहर फेंकने को कहा है। पर ऐसा भी क्या हो गया? क्या आयशा ने तुमसे कुछ कहा? मेहर जी ने कंफ्यूजन में कहा। मेहर जी की बात सुनकर व्योम ने गुस्से में कहा, उस लड़की ने मेरी आराध्या की सारी यादों को मुझसे दूर कर दिया। वह हमेशा से ही यही चाहती थी कि मैं आराध्या से दूर हो जाऊं।
उसने आउट हाउस से आराध्या के सारे सामान को बाहर फेंकवा दिया। मैं उसे लड़की से सिर्फ नफरत करता हूं और अगर वह मेरे सामने आए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे व्योम अपने गुस्से पर काबू खोकर आगे कुछ कहता है। इससे पहले ही मेहर जी जो अब तक उसकी सारी बातें सुन रही थी, उन्होंने गुस्से में व्योम के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। पल्लवी जी और हर्ष जी जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, उन्होंने भी ये देख लिया। वह भी शौक थे, उन्हें भी समझ में नहीं आया आखिर मेहर जी ने ऐसा क्यों किया। व्योम का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था। मेहर जी ने गुस्से में व्योम की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? आयशा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप चाहे कुछ भी क्यों ना बोले मॉम, मुझे सच पता है, मैंने खुद उसकी बातें सुनी थी। वह किसी से उन सारी तस्वीरें को बाहर जलाने के लिए कह रही थी। व्योम ने कहा। वह व्योम नहीं मानना चाहता था, वैसे भी उसके अंदर अभी बहुत गुस्सा भरा पड़ा था, साथ में दर्द भी। मेहर जी ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? मुझे नहीं पता तुमने आयशा से क्या कहा, पर कुछ अच्छा तो नहीं कहा होगा। और आयशा ने आराध्या की यादों को तुमसे दूर नहीं किया, वह मैं थी। मैंने ही आज सुबह ही आउट हाउस को पूरा खाली करवा दिया और मुझे ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से करना पड़ा। तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। मेहर जी की बातें सुनकर इस बार हैरान और शौक होने की बारी व्योम की थी। तुम्हें पता भी है तुम्हारे इन सब चीजों के कारण सब लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? तुम इन सब के कारण हम सब से दूर होते जा रहे हो। तुम बस अकेले रहने लगे हो। सिर्फ इस वजह से मुझे इतना कुछ करना पड़ा और तुमने आयशा को इतना सुना दिया, उस बच्ची को। तो मैंने ही तुम्हें आराध्या की यादों से बाहर निकलना के लिए कहा था। उसने तो मुझसे बोला भी था कि उससे यह नहीं होगा, पर मैंने ही उसे फोर्स किया। मेहर जी ने गुस्से में व्योम की तरफ देखते हुए कहा। व्योम यहाँ पर सुनसा खड़ा था। उसने मेहर जी की तरफ देखते हुए कहा, पर मुझे नहीं पता था वह सब आपने किया है। आयशा की वह बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वह सब आयशा ने किया था। शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई थी। तुम्हारी सिर्फ एक गलतफहमी के कारण तुमने उस लड़की को जो बचपन से तुमसे इतना प्यार करती है, उसे पता नहीं क्या क्या कह दिया होगा। तुम्हें पता भी है आयशा तुमको लेकर क्या सोचती है। वह हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी, पर उसने कभी यह बात तुम्हें नहीं बताई। मेहर जी ने कहा। मेहर जी की बात सुनकर इस बार तो व्योम शौक ही रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि बहन जी का क्या रही है। मॉम आप ये क्या कह रही है? व्योम ने कहा। मेहर जी ने व्योम की तरफ देखा और फिर वहीं सोफे पर पड़ी एक डायरी को उठाकर व्योम के हाथों पर रखते हुए कहा, आज ये डायरी मुझे आयशा के रूम से मिली। इसी को देखकर मैं ये सब कह रही हूँ। यह आयशा की पर्सनल डायरी है। जब तुम्हारा खुद का वह दर्द कम हो जाए जिससे तुम इतने सालों से अपने साथ लेकर घूम रहे हो, तब इसे पढ़ लेना। और वैसे मुझे नहीं लगता तुमने जो भी आज आयशा को कहा होगा, उससे सुनकर आयशा वापस कभी तुम्हारी जिंदगी में आएगी। तुमने एक ऐसे हीरे को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है जो ढूंढने से भी तुम्हें अब कभी नहीं मिलने वाला। व्योम बड़े ध्यान से उस डायरी को देख रहा था और मेहर जी के बातें को सुन रहा था। मेहर जी ने वह डायरी व्योम के हाथों में रख कहा, मैं हमेशा से चाहती थी तुम खुश रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ थी। पर आयशा जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था, वह हमेशा तुमसे एक तरफा प्यार करती रही और तुम्हारी खुशियों की दुआ करती रही, और तुमने आज उसी लड़की को रुला दिया। ये कहकर मेहर जी फिर वहां से चली गई। उन्हें सच में व्योम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह व्योम की मॉम जरूर थी, पर वह आयशा से भी उतना ही प्यार करती थी। व्योम वहीं पर खड़ा उसे डायरी को देखे जा रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे डायरी को खोलने की। उसके कानों में अभी भी अपनी मॉम की बातें गूंज रही थी। क्या सच में वह इतना बुरा था? चैप्टर 257 व्योम का आयशा की डायरी पढ़ना, आयशा को ढूंढने के लिए निकलना और बेचैनी। व्योम जो अपने दर्द में इस तरह डूब गया था कि उसने किसी के आंसुओं तक को नहीं देखा। हर्ष जी और पल्लवी जी को भी अब सब कुछ समझ में आ गया था कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। पल्लवी जी मेहर जी के पीछे पीछे चली गई। हर्ष जी ने भी एक नज़र व्योम की तरफ देखा और फिर वापस से वहां से चले गए। उन्होंने व्योम को अकेला छोड़ना ही सही समझा। व्योम अगर अकेला रहेगा तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। उसे पूरे हॉल में व्योम अकेला खड़ा था और अपने हाथ में मौजूद डायरी को देख रहा था। उसे डायरी को लेकर व्योम बजाज मैंशन से बाहर चला गया। रंधावा मैंशन के गार्डन में बने फाउंटेन के पास बैठते हुए व्योम यही सोच रहा था, क्या उसे इस डायरी को खोलकर पढ़ना चाहिए या नहीं।
हम ये भी कह सकते हैं कि व्योम की उस डायरी को खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत देर तक उस डायरी को ऐसे ही देखने के बाद आखिर व्योम ने अपनी आंखें बंद की और डायरी के पहले पेज को खोला जिसमें बड़े अक्षरों में 0412 लिखा हुआ था। उसे पूरे पेज में बहुत सारे हाथ स्माइली बनाई हुई थी। व्योम को समझ में नहीं आया आखिर 0412 यह है क्या। व्योम ने फिर डायरी का अगला पेज पलटा। उस पेज में आयशा की हैंडराइटिंग थी जिसमें आयशा ने बड़े प्यार से लिखा हुआ था, जस्ट लविंग समवन डीपली एंड मैडली, 2 दिल 2 दिल 2 दिल। अब इस सेकंड डायरी के साथ भी एक लंबा सफर तय करना है। क्या पता इस डायरी के अंत तक मुझे मेरा प्यार मिल ही जाए। ये लिखने के बाद आयशा ने आगे स्माइली इमोजी के साथ बहुत सारे हॉट बना रखे थे। व्योम ने उन लाइन को छुआ जैसे वह आयशा के उन प्यारे हाथों को छू रही थी जिससे वह ये सब को लिख रही थी। आज फाइनली व्योम ने मेरी दी हुई चॉकलेट खाई। मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। इतने सालों से मैं चॉकलेट व्योम के कमरे में रख रही हूँ पर शायद आज तक व्योम ने वह नहीं खाई, पर आज भगवान और व्योम दोनों ही मुझ पर मेहरबान थे। उसे लाइन को पढ़ने के बाद व्योम कुछ सोचने लगा। इसका मतलब वह कोई और नहीं आयशा ही थी, वही मेरे रूम में चॉकलेट रखा करती थी। व्योम ने हैरानी में कहा। जब वह 5 साल का था तब से उसे हमेशा जब भी वह दुखी होता तो अपने रूम में एक चॉकलेट मिलती। वह चॉकलेट कौन देता, कहाँ से आती, आज तक व्योम को पता नहीं चला था। वह चॉकलेट हमेशा व्योम के रूम में रहती। व्योम ने कभी उस चॉकलेट को खाया तक नहीं था, पर जब व्योम 19 साल का था और उसने पहली बार रंधावा कॉर्पोरेशन के एक प्रोजेक्ट को हैंडल किया था और उसमें कुछ गलती हो जाने की वजह से व्योम बहुत उदास था, उस वक्त भी उसे अपने रूम में वह चॉकलेट मिली थी। तब व्योम ने पहली बार वह चॉकलेट खाई थी। उस वक्त सच में वह चॉकलेट को खाने के बाद व्योम को बहुत अच्छा महसूस हुआ था और उसने वह प्रोजेक्ट को पूरा ही पलट दिया था, जिसके बाद उसकी काफी तारीफें हुई। यह सब उस चॉकलेट का असर था या व्योम की मेहनत, ये तो व्योम भी आज तक नहीं समझ पाया था। इसीलिए व्योम हमेशा से ही उस चॉकलेट देने वाले को थैंक यू बोला चाहता था, पर व्योम को कभी वह इंसान दिखाई ही नहीं दिया। जब व्योम 20 साल का हुआ तब वह चॉकलेट अचानक से व्योम को अपने रूम में मिलनी बंद हो गई। व्योम सच में उस चॉकलेट को काफी मिस किया करता था। व्योम ने देखा इस पेज के नीचे ही एक चॉकलेट का रैपर था। उसे रैपर को देखकर व्योम हैरान था। उसके साइड में ही कुछ लिखा हुआ था। जब आज पहली बार व्योम ने मेरी चॉकलेट खाई थी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, इसलिए याद के तौर पर मैंने इस रैपर को ही रख लिया। आज मुझे वापस लंदन जाना पड़ रहा है। डैड की तबीयत खराब है, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। व्योम को छोड़कर जाने का मन नहीं है, रोना भी आ रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं वापस आकर व्योम को अपने दिल की सारी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगी, फिर व्योम हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। व्योम एक एक करके सारे पन्नों को ध्यान से पढ़ रहा था। उस डायरी में व्योम की बहुत सारी तस्वीर भी थी जो व्योम को खुद नहीं पता थी कि कब किसने क्लिक की थी। फाइनली कल इंडिया वापस जा रही हूँ। इस बार मैं व्योम को अपने फीलिंग्स के बारे में बता दूंगी और ऐसा प्रपोजल तैयार करूंगी कि वह मुझे मना ही नहीं कर पाएगा। मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी हूँ और एक साइड भी पता नहीं व्योम कैसे रिएक्ट करेगा, पता नहीं क्या वह भी मुझे पसंद करता होगा। ये लिखते हुए आयशा क्या फील कर रही होगी, यह व्योम समझने की कोशिश कर रहा था। तभी व्योम ने देखा इसके आगे का पेज खाली है। ये देख व्योम को समझ नहीं आया क्योंकि अब तक कोई भी खाली पेज नहीं आया था। व्योम ने फिर जल्दी और बेचैनी से आगे का पेज किया। अरे क्या हुआ, मैं कल नहीं आई, जरूरी तो नहीं मैं हमेशा ही तुम्हारे पास आऊं और तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ लिखूं, जो हम चाहे वह हमें मिले। यह जरूरी नहीं होता जैसे मुझे व्योम नहीं मिला। इन लाइंस के ऊपर आंसुओं की बूंदें गिरी हुई थी, जिस वजह से वहां पर लिंक थोड़ी सी फैली हुई थी। वहां आंसू के धब्बों के निशान भी थे। ये सब लिखते हुए आयशा जरूर रो रही होंगी। मुझे खुश होना चाहिए, व्योम को अपना प्यार मिल गया जिससे वह प्यार करता है। व्योम खुश है, यही सोचकर मैं भी हमेशा खुश रह जाऊंगी। और जरूरी तो नहीं मेरे प्यार को पूरा करने के लिए व्योम का भी प्यार चाहिए, मेरे अकेले का प्यार ही काफी है। आई लव यू व्योम, तुम्हारे सामने चाहे मैं नहीं कहा पाई पर इस डायरी में ही लिख रही हूँ, बस तुम हमेशा खुश रहो। यह जरूर तक की बात होगी जब आयशा और पूरे परिवार को व्योम ने आराध्या के बारे में बताया था। उसी दिन आयशा भी लंदन से वापस आई थी। व्योम को ये याद था। वह सब कुछ पढ़ते पढ़ते व्योम की आंखों से भी पता नहीं क्यों आंसू गिरने लगे थे। वह आयशा के दुख को समझ पा रहा था। कैसे आयशा बचपन से लेकर अब तक उससे प्यार करती आई थी, पर उसने आज तक कभी व्योम को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया था।
आयशा हर एक जगह व्योम के साथ थी, पर व्योम को तो इस बात की खबर तक नहीं थी। आज उसने तो आयशा से कहा था कि आयशा प्यार का मतलब कुछ नहीं पता। जो लड़की उससे इतने सालों से प्यार करती आ रही थी, उसने अपने एक तरफा प्यार को ही अपनी जिंदगी मान लिया था और उसी में खुश भी रहती थी। आयशा मुझसे इस हद तक प्यार करती थी, व्योम ने धीरे से कहा। व्योम का तो लगता था जो प्यार वह आराध्या से करता है वही सबसे ज्यादा है, पर आज जब उसने आयशा के प्यार को देखा तो उसे समझ में आ गया कि उसने तो शायद आराध्या से इतना प्यार कभी किया भी नहीं होगा जितना आयशा उससे करती है। आयशा के प्यार की तो कोई हद ही नहीं थी। आयशा के प्यार में कोई स्वार्थ नहीं था। उसने तो वापस व्योम से प्यार पाने की उम्मीद तक नहीं की। डायरी को रीड करने के बाद हर एक बिताते पाल के साथ व्योम को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा था। ये सब शायद उसका रिग्रेट था, उसका गिल्ट जो उसे अब महसूस हो रहा था। मुझे आयशा से मिलना है, व्योम ने कहा और फिर तुरंत किसी को फोन कर कहा आयशा नंदा का एड्रेस ढूंढो। ये कहकर व्योम कॉल कट कर दिया। लगभग 5 मिनट बाद ही व्योम के फोन पर एक मैसेज है, जिसे देखकर व्योम भागते हुए अपनी कार की तरफ गया और कार लेकर फुल स्पीड में रंधावा मैंशन से निकल गया। अपने रूम की बालकनी में खड़ी मेहर और पल्लवी जी व्योम को इस तरह भागते हुए और कार ले जाते हुए देख रही थी। लगता है चैप्टर 258 व्योम की कंफ्यूज फीलिंग। रुद्राक्षी आयशा का फेवरेट रेस्टोरेंट। अब व्योम आयशा से माफी मांग लेगा, पल्लवी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। पल्लवी जी की बात सुनकर मेहर जी ने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा, पर अगर आयशा ने उसे माफ नहीं किया तो आप ऐसा क्यों सोच रही है दीदी? आयशा जरूर व्योम को माफ कर देगी। आयशा कितनी अच्छी लड़की है, पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा। पल्लवी की बात सुनकर मेहर जी ने गहरी सांस लेकर कहा, जो लोग ज्यादा अच्छे होते हैं उनका जब दिल टूटता है तो वह आसानी से किसी को माफ नहीं कर पाते हैं। मेहर की बात पल्लवी जी को भी सही लगी। यह सच तो था, अच्छे दिल वाले लोग अगर किसी से जल्दी नाराज नहीं होते तो जल्दी माफ भी नहीं करते हैं। व्योम अपनी कार फुल स्पीड में लेकर आयशा के घर की तरफ जा रहा था। उसने अपने असिस्टेंट से आयशा के घर का पता निकलवा लिया था। ये करना व्योम के लिए चुटकियों का खेल था। व्योम ने अपनी कार की स्पीड को और बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा आयशा। व्योम ने अभी तक वह डायरी पूरी नहीं पढ़ी थी, पर जितनी भी पढ़ी थी उस व्योम भी इतना तो समझ गया था आयशा उससे किस हद तक प्यार करती है। और आज जो कुछ भी उसने आयशा से कहा था उसके बाद आयशा ने जरूर यही फैसला किया होगा कि वह कभी व्योम के पास नहीं आएगी। व्योम आयशा को खोना नहीं चाहता था, वह उसे खुद से दूर किसी भी कंडीशन में नहीं जाने दे सकता था। कार को फुल स्पीड में चलाने की वजह से व्योम लगभग 20 मिनट में ही आयशा के विला पहुंच गया। मुंबई में आयशा का खुद का एक विला था जिसे आयशा ने अपने लिए रेडी करवाया था और विला दिखने में काफी खूबसूरत था। आयशा को ज्यादा बड़े घर पसंद नहीं थे, इसीलिए आयशा ने अपना विला छोटा सा लिया था, जो दिखने में जितना छोटा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी। वह विला बिल्कुल किसी भी लड़की के सपने के घर की तरफ था। छोटा से घर, उसके आसपास बड़ा सा गार्डन जिसमें हजारों फूल लगे हो। व्योम आज पहली बार इस जगह आया था, उसे तो पता भी नहीं था ये घर आयशा ने खुद अपने पैसों और अपनी मेहनत से बनवाया था। व्योम अपनी कार से बाहर आया, उसके साथ ही उसके पीछे आ रही बजाज खानदान के बॉडीगार्ड भी तुरंत कार से बाहर उतर आए। दरवाजे पर ही 2 वॉचमैन बैठे थे। जैसे ही व्योम विला के दरवाजे के अंदर जाने के लिए आगे, उन वॉचमैन ने व्योम को रोकते हुए कहा, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। व्योम ने उन दोनों वॉचमैन की तरफ देखा, वह अच्छे से समझ गया यह आयशा ने अपनी सेफ्टी के लिए रखे हैं। तभी व्योम के साथ आए बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे आ गए। उन्होंने उन दोनों वॉचमैन को घेर लिया ताकि वह व्योम को अंदर जाने से ना रोक पाए। व्योम ने पहले ही उन बॉडीगार्ड को वॉचमैन को कुछ भी करने से मना कर दिया था। उसके बाद वह गेट से अंदर की तरफ चला गया। गेट के अंदर जाने के बाद एक बड़ा सा गार्डन था। उस गार्डन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की फ्लावर्स थे। उन फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। उन फूलों की काफी अच्छी तरीके से देखभाल की जाती थी। व्योम बड़े ध्यान से एक एक चीज को देख रहा था। उससे बड़े से गार्डन को पार करने के बाद व्योम विला के दरवाजे पर पहुंचा। व्योम ने एक गहरी सांस ली और घर की डोर बेल बजा दी, पर अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। ये देखकर व्योम ने एक बार फिर डोर बेल बजाई, अंदर से फिर से कोई रिस्पांस ना आता देखकर जो व्योम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह दरवाजा पासवर्ड से लॉक था।
व्योम को समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे क्या पासवर्ड लगाना चाहिए कि ये दरवाजा खुल जाए। उसने कई देर तक सोचा और फिर आयशा की बर्थ डेट लगा दी, पर आयशा की बर्थ डेट से भी वह दरवाजा नहीं खुला। सिर्फ 2 अटेम्प्ट बाकी रह गए थे। अगर व्योम ने फिर से गलत पासवर्ड लगाया तो वह दरवाजा फिर अंदर से लॉक हो जाता और बाहर से नहीं खुलने वाला था बिना आयशा की फिंगरप्रिंट के। आखिर पासवर्ड क्या हो सकता है? आयशा ने पासवर्ड क्या रखा होगा व्योम ने तक? व्योम अपनी आंखें बंद करके फोकस करने की कोशिश कर रहा था, तभी पता नहीं कैसे व्योम के दिमाग की अचानक से 0412 आया, जो आयशा की डायरी के फर्स्ट पेज के साथ साथ हर एक पेज के ऊपर लिखा हुआ था। आखिर यह 4 डिजिट का नंबर क्या था ये तो व्योम को नहीं पता था, पर व्योम को ऐसा लग रहा था जरूर यही विला का पासवर्ड होगा। व्योम ने फैसला किया कि वह इसी को लॉक में लगाएगा। जब व्योम ने 0412 ने लगाया तभी वहां पर ग्रीन लाइट आ गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। ये देखकर व्योम हैरान रह गया, पर साथ में उसके चेहरे पर खुशी भी साफ देखी जा सकती थी। पर व्योम को एक बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर इस 0412 का मतलब क्या है? व्योम के दिमाग में अब बस यही चल रहा था। व्योम फिर घर के अंदर गया। घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। वहां का इंटीरियर जितना सिंपल था उतना ही एलिगेंट भी। आयशा, व्योम ने कहा, पर उसे आयशा कहीं पर भी दिखाई नहीं दी, ना ही कोई आवाज आई। व्योम ने हर जगह आयशा को ढूंढा पर आयशा कहीं भी नहीं थी। तभी व्योम ने एक रूम के दरवाजे को खोला। व्योम ने जैसे ही उस रूम के दरवाजे का खोला वह हैरान रह गया है। उसके सामने एक बड़ा सा रूम था जिसके बेड के पीछे मौजूद दीवार पर एक बड़ी सी व्योम की फोटो लगी हुई थी। उसे फोटो में व्योम एक छोटे से पप्पी को होंठ में लेकर मुस्कुरा रहा था। ये फोटो शायद तब की थी जब व्योम कॉलेज में था। सिर्फ वहां पर ही नहीं बल्कि बेड के ठीक सामने वाली वॉल पर भी व्योम की ही फोटो थी। उन दोनों फोटोज को देखकर व्योम हैरान रह गया। ये बेडरूम और किसी का नहीं आयशा का ही था, जिसमें आयशा ने व्योम की फोटोज को वॉल पर लगा रखी थी। आयशा सुबह उठते ही व्योम का चेहरा देखना चाहती थी। वह अपनी हर सुबह की शुरुआत में व्योम से करना चाहती थी, इसलिए उसने व्योम की इतनी बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स को अपने बेडरूम में लगा रखा था। एक यही कारण था जिस वजह से आयशा अवनी के अलावा और किसी को भी अपने घर में आने की परमिशन नहीं देती। इसी कारण आयशा ने मुंबई में ही 2-2 विला खरीद रखे थे। व्योम रूम के अंदर गया। उसने चारों तरफ देखा। पता नहीं क्यों व्योम को अब और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। अंदर ही अंदर कुछ तो था जो व्योम को खुशी भी दे रहा था, पर साथ में गम भी। आयशा के रूम में अपनी फोटो देखकर व्योम के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसके बारे में व्योम को खुद भी नहीं पता था। व्योम को नहीं समझ आ रहा था वह क्या फील कर रहा है। उसके सारे इमोशंस मिक्स हो रहे थे। कई देर तक अपनी कार ड्राइव करने के बाद आयशा एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंची। उस रेस्टोरेंट की तरफ देखते हुए आयशा की आंखों में कोई भी इमोशंस नहीं थे। यह एक लग्जरियस 5 स्टार होटल था जिसमें आयशा और रुद्राक्षी की काफी सारी यादें जुड़ी है। आयशा और रुद्राक्षी जब भी ज्यादा दुखी या खुश होती वह इसी रेस्टोरेंट में आया करती थी। यह उनका फेवरेट प्लेस था जहां आने के बाद वह हमेशा ही काफी अच्छा फील करने लगती। आयशा कार से बाहर आए और उस रेस्टोरेंट की तरफ देखने लगी। आयशा वही कार से टेक लगाकर खड़ी हो गई और सोचने लगी क्या उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। रुद्राक्ष के विला से बाहर निकालने के बाद रुद्राक्षी कैब लेकर सीधे इसी रेस्टोरेंट में आ गई। रुद्राक्षी भी यहाँ पर थोड़ी देर तक बैठना चाहती थी। र पे छोटे ऊ की मात्रा आधा, द प्या की मात्रा आधा, कश्य पे बड़ी ई की मात्रा अ ने तो डिसाइड कर लिया था कि वह यहीं पर ही आज रात रुकने वाली थी। आयशा और रुद्राक्षी दोनों के ही दिल में तूफान मचा हुआ था। उन दोनों के ही प्यार ने आज उन दोनों को दर्द दिया था। उसे ही कम करने के लिए वह यहाँ पर आई थी। उन दोनों को ही नहीं पता था कि आखिर उन्हें सुकून यहाँ पर मिलेगा भी या नहीं। रुद्राक्षी भी अपनी आंखों में बिना किसी इमोशन के उससे। चैप्टर 259 राहिल और शिवांगी से रेस्टोरेंट में रुद्राक्षी आयशा से मुलाकात। रुद्राक्षी उस रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ जाने लगी। उसने आयशा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। रुद्राक्षी तो बस अपनी सुध-बुध खोकर सिर्फ सीधे चली जा रही थी। तभी आयशा का ध्यान रुद्राक्षी पर गया। रुद्राक्षी को देखते ही आयशा ने कहा रुद्राक्षी। आयशा की आवाज सुनकर रुद्राक्षी ने तुरंत अपने पीछे देखा। आयशा, तुम यहाँ? रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर और उस देखकर आयशा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा वह आज मेरा बाहर खाने का मन था इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। आयशा ने अपने मन में कहा अगर रुद्राक्षी को सब पता चल गया तो वह जरूर व्योम के पास लड़ने के लिए चली जाएगी। इस कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए।
अकेले खाने के लिए आ गई, मेरे बारे में भूल गई, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने कहा, तुम अब मैरिड हो, मुझे लगा तुम जीजू को छोड़कर नहीं आना चाहोगी। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कुछ भी नहीं कहा। उसे वापस से रुद्राक्ष की वह सारी बातें याद आ गई जो उसने स्टडी रूम के बाहर सुनी थी। रुद्राक्षी आयशा के सामने अपने आंसू को नहीं दिखा सकती थी, वरना आयशा गुस्से में क्या करती है रुद्राक्षी अच्छे से जानती थी। इसलिए रुद्राक्षी ने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, तो चलो आज साथ में मिलकर पार्टी करते हैं। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। वह दोनों ऐसे पार्टी करते तो जरूर उनका मूड भी सही हो जाता। दूसरी तरफ आयशा के पूरे विला में व्योम आयशा को ढूंढा और आवाज भी लगाए जा रहा था, पर उसे वहां कहीं पर भी आयशा दिखाई नहीं दी, जिससे वह और भी ज्यादा बेचैन होने लगा था। उसे घुटन सी हो रही थी, उसे कैसे भी करके आयशा से मिलना था। आयशा कहाँ हो तुम, व्योम ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज पूरे विला में गूंज उठी। दो लफ्ज की है, बात एक ही है, क्यों दरमियान फिर रुकी रुकी, कह भी ना पाए रह भी ना पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी, तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल, यहाँ हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। आयशा के विला से निकलकर व्योम सीधे आयशा के अस्पताल गया और वहां आयशा के बारे में पता करने लगा, पर व्योम को आयशा वहां पर भी दिखाई नहीं थी। हर बित्ते पर के साथ व्योम और भी ज्यादा बेचैन होता जा रहा था। उसे डर था कहीं आयशा भी उसे आराध्या की तरह हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर ना चली जाए। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुशनसीब है हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है यार, ना हो तो बंदगी क्या है, प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है यार, ना हो तो बंदगी क्या है। रुद्राक्ष अपनी रूम में बैठा कब से अवनी का इंतजार कर रहा था। अब तो शाम हो गई थी, थोड़ी देर में रात भी होने वाली थी, पर रुद्राक्षी अभी तक घर नहीं आई थी। रुद्राक्ष वैसे तो अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ दरवाजे की तरफ था। वह बस रुद्राक्षी के आने का इंतजार कर रहा था। रुद्राक्षी का इंतजार करते करते रुद्राक्ष अब इरिटेट हो गया। उसने अपने लैपटॉप को बंद करते हुए कहा, ये लड़की कहाँ रह गई, क्या अभी तक शॉपिंग कर रही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, कार्ड तो यही है, तुझसे ही हर खुशी है, तेरे दम से आशिकी है, जान ले, मिल जाए हम तो सब कुछ सही है, फिर इस तरह क्यों है। अजनबी मानिक अब वापस हॉल में आ गया। वह हॉल में इधर उधर चक्कर काट रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे हो क्या रहा है, पर उसे रुद्राक्षी को देखना था। उसे रुद्राक्षी की आदत सी हो गई थी और यह बात रुद्राक्ष को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही थी। आज आने दो वापस, फिर मैं बताता हूँ पति कैसे होते हैं, रुद्राक्ष ने थोड़े गुस्से में कहा। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में रुद्राक्षी और आयशा दोनों ही अपने प्राइवेट रूम की तरफ जा रही थी। तभी उनके रूम के पास में ही मौजूद रूम का दरवाजा खुला और उसमें से राहील बाहर आया। रुद्राक्षी और आयशा दोनों का ही ध्यान उस तरफ गया। राहील को वहां पर देखकर रुद्राक्षी थोड़ी हैरान रह गई, वहीं राहील भी रुद्राक्षी की तरफ ही देख रहा था। रुद्राक्षी को देखते हुए राहील ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्राक्षी तुम यहाँ। रुद्राक्षी ने सोचा नहीं था उसे वहां पर राहील मिल जाएगा। रुद्राक्षी ने राहील की तरह देखा और छोटी सी स्माइल करते हुए कहा, हाँ मैं यहाँ मेरी फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए आई थी। रुद्राक्षी की बात सुनकर राहील ने रुद्राक्षी के पास खड़ी लड़की की तरफ देखा। राहील भी उस लड़की को काफी अच्छे तरीके से जानता था, वह कोई और नहीं आयशा नंदा थी। तुम और आयशा दोस्त हो, राहील ने पूछा। राहील की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। हम लोग भी यहाँ पर आज छोटी सी पार्टी करने के लिए आए हैं, अगर तुम दोनों चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो, हमें अच्छा लगेगा और मजा भी बहुत आएगा, राहील ने बड़े ही पॉलिटिकली तरीके से कहा। राहील की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उसे मना करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है रही, तुम अपनी पार्टी आराम से एंजॉय करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। राहील कुछ कहता है उससे पहले ही उसे रूम से शिवांगी बाहर आई। शिवांगी ने जैसे ही रुद्राक्षी को देखा उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। शिवांगी सीधे रुद्राक्षी के पास जाकर उसके गले लग गई। रुद्राक्षी भाभी आप यहाँ, शिवांगी ने एक साइड होते हुए कहा। शिवांगी को देखकर रुद्राक्षी के होठों पर भी मुस्कान आ गई।
मुझे अंदर आपकी आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं बाहर चेक करने के लिए आई। मुझे तो लगा था ये सिर्फ मेरा वहम है, पर आप तो सच में यहाँ पर हैं, शिवांगी ने खुशी से कहा। शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी भी मुस्कुराने लगी। क्या भैया भी आए हैं आपके साथ? शिवांगी ने अवनी के पीछे देखते हुए कहा। शिवांगी के बात सुनकर रुद्राक्षी के होठों की मुस्कान फिर से गायब हो गई। उसने शिवांगी को जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी दोस्त के साथ यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, तो चलिए आप भी हमारे साथ मिलकर डिनर करें, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा, और वैसे भी अब मैं आपको अकेला तो छोड़ने वाली नहीं हूँ, शिवांगी ने रुद्राक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहा। शिवांगी को रुद्राक्षी बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। रुद्राक्षी तो शिवांगी की फेवरेट हो गई थी, उसे तो ऐसी ही भाभी चाहिए थी। शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी ने आयशा की तरफ देखा। उसे अच्छे से पता था शिवांगी अब उसकी बात नहीं मानने वाली है। आयशा ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। आयशा ने सोचा इतने लोगों के बीच शायद उसका ध्यान व्योम की बातों से हट ही जाए। चैप्टर 260 नीति राहिल का रेस्टोरेंट में सामना। आयशा रुद्राक्षी के सामने नीति का अनकंफर्टेबल फील करना। दूसरी तरफ व्योम लगातार आयशा को फोन ट्राई किया जा रहा था, पर आयशा ने अपना फोन पहले ही कार में छोड़ दिया था। आयशा कॉल पिक भी नहीं कर रही थी। मैंने उसे इतना परेशान किया, उसी का बदला ले रही होगी वह मुझसे, पर मैं तुम्हें जरूर जल्दी ही ढूंढ लूंगा, व्योम ने खुद से ही कहा। इसका मतलब है तुम भी हमारे साथ डिनर के लिए आ रही हो? राहिल ने पूछा। राहिल की बात सुनकर रुद्राक्षी और आयशा दोनों ने मुस्कुराते भी अपनी गर्दन हमें हिला दी। आयशा ने पहले भी एक दो बार राहिल से ऐसे ही फॉर्मल तरीके से बात की थी। हम ये कह सकते हैं वह दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं। आइए भाभी, हम रूम में चलते हैं, शिवांगी ने रुद्राक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। रुद्राक्षी भी शिवांगी के साथ जाने लगी। तभी आयशा ने दूसरी तरफ आवाज लगाते हुए कहा, नीति तुम यहाँ। आयशा की आवाज सुनकर रुद्राक्षी ने उस तरफ देखा। राहिल ने भी जब नीति सुना था उसने भी उस तरफ देखा। आयशा के आवाज लगाने से नीति जो उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी उसने पीछे देखा। एक पल के लिए उन सबको देखकर नीति के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने जल्दी से अपने आसपास देखा जैसे वह किसी को छुपाने की कोशिश कर रही हो। आयशा नीति की तरफ चली गई। रुद्राक्षी भी शिवांगी को लेकर उसी तरफ चली गई। नीति वहां पर खड़ी थी, उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान थी पर चेहरे पर घबराहट जो वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। नीति का ध्यान तो अभी तक राहिल पर गया ही नहीं था। नीति तुम यहाँ पर क्या कर रही है? राहिल ने अपने मन में कहा, क्योंकि यह एक लग्जरी रेस्टोरेंट था और राहिल को अच्छे से पता था नीति इसे अफोर्ड नहीं कर सकती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आयशा ने मुस्कुराते हुए नीति से कहा। आयशा की बात सुनकर नीति ने बहाना बनाते हुए कहा, वह मैं डेट पर आई थी। नीति की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उसे छेड़ते हुए कहा, वहाँ वैसे तुम किसके साथ डेट पर आए हो? तुम्हारा पार्टनर दिखाई नहीं दे रहा। वह नीति को समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। नीति ने रुद्राक्षी और आयशा की तरफ देखा। उन दोनों की नजरें नीति की तरफ थी, इसलिए नीति के मुंह में जो आया उसने वह बोल दिया। मैं ब्लाइंड गेट पर आई थी पर मेरा पार्टनर आया ही नहीं, उससे इमरजेंसी में कोई काम आ गया था, नीति ने कहा। ओ ये तो बहुत बुरा हुआ, कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। अब आयशा ने मुस्कुराते भी कहा। आयशा की बात सुनकर नीति ने भी हल्के से स्माइल कर दिया। वही राहिल जो वहां पर साइड में खड़ा था उसने जब नीति की बातें सुनी तो उसके हाथों की मुट्ठी गुस्से में कस गई। नीति की बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके खड़ा था। वैसे आपका ब्लाइंड डेट वाला पार्टनर तो आया नहीं, तो क्यों ना आप हमारे साथ मिलकर डिनर कर लीजिए, शिवांगी ने कहा। शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी और आयशा ने भी नीति को उनके साथ डिनर करने के लिए बहुत बार कहा, इसलिए नीति को भी हाँ कहना ही पड़ा। उसे अभी तक राहिल दिखाई नहीं दिया था। घबराहट के मारे उसका ध्यान सिर्फ आयशा और रुद्राक्षी पर ही था। तभी रुद्राक्षी ने देखा नीति दूसरी तरफ देखकर घबरा रही है। ये देखने के लिए जब रुद्राक्षी ने उसे तरफ देखा तो वहां पर एक औरत खड़ी थी जिसने काफी महंगे कपड़े पहन रखे थे। उस औरत को देखते ही रुद्राक्षी पहचान भी जरूर वह किसी अमीर खानदान से है, पर नीति उसे देखकर इतना घबरा क्यों रही थी? रुद्राक्षी उस लड़की को सिर्फ कुछ पल के लिए ही देख पाई क्योंकि उसके बाद वह लड़की वहां से चली गई। रुद्राक्षी ने नीति के चेहरे की तरफ देखा जिसे देखकर साफ पता चल रहा था वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। वहां बहुत लोग थे इसलिए रुद्राक्षी ने उससे कुछ भी सवाल नहीं पूछा।
चलिए चलते हैं, शिवांगी ने कहा। शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी, आयशा और नीति तीनों ही उनके रूम की तरफ चली गई। राहिल वहां पर अभी भी गुस्से में खड़ा था। रूम में आने के बाद उन सब ने देखा रूम में पहले से ही 2 लोग मौजूद थे। भाभी आप यहाँ? युवान ने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा। युवान को देखकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह मैं यहाँ डिनर के लिए आई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम सब लोग मिलकर साथ में डिनर करेंगे, युवान ने कहा। उसे रुद्राक्षी को देखकर बहुत खुशी हो रही थी। रुद्राक्षी, शिवांगी, नीति, आयशा वहां जाकर बैठ गई। रुद्राक्षी भाभी, युवान को तो आप जानते ही हैं और यह है बचपन से हमारा नेबर और बहुत अच्छा दोस्त भी। जय, शिवांगी ने जय को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। जय, यह है रुद्राक्षी भाभी, रुद्राक्ष भैया की वाइफ, शिवांगी ने कहा। जय ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपके बारे में कम दिनों में ही बहुत कुछ सुनने को मौका मिला है। जय की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उसे जवाब देते हुए कहा, उम्मीद करती हूँ जो सुना है मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो अच्छा होगा ही उसमें। अरे ऐसी बात नहीं है, उसमें सब अच्छा ही अच्छा है, जय ने कहा। जय की बात सुनकर रुद्राक्षी भी मुस्कुरा दी। उसके बाद पूरे रूम में शांति छा गई। आयशा, रुद्राक्षी का तो बोलने का मन नहीं था, वहीं नीति वहां पर ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी क्योंकि वह यहां आयशा और रुद्राक्षी को ही जानती थी जिनसे भी वह सिर्फ आज सुबह ही मिली थी। तभी रूम का दरवाजा खुला। सभी लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां से राहिल था। राहिल रूम के अंदर आया। राहिल को देखते ही नीति के चेहरे की सीटी पिट्टी गुल हो गई। उसे लगा नहीं था राहिल यहाँ पर होगा। वही राहिल ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने नीति को देखा ही ना हो और जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। पिछले कई दिनों से नीति राहिल को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। वह जितना हो सके राहिल से खुद को दूर रहना चाहती थी। राहिल भी यह बात समझ रहा था। अगर वह थोड़ा बिजी ना होता तो अब तक नीति के पास चला जाता। आज रात को राहिल नीति के पास जाने की सोच ही रहा था कि नीति खुद उसके सामने आ गई। जब नीति ने देखा राहिल उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, ये देखकर नीति भी राहिल से अपनी नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगी। वह भी नहीं चाहती थी कोई भी उसके और राहिल के बारे में जाने। आयशा और रुद्राक्षी एक दूसरे को जितना नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनके अंदर उतना ही बड़ा तूफान मच रहा था। वह अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।